आज हमारी शादी के कुछ महीने हो गए थे। मैं बहुत खुश थी और यह खुशखबरी राकेश को देने वाली थी, तभी उनकी मौत की खबर आती है। उस दिन से आज तक मैं राकेश की यादों और अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाती गई। आज मेरी बेटी सालू शादी करके चली जाती है। सालू ने जाने के बाद अपनी माँ के लिए ऐसा क्या किया कि नीतू की ज़िंदगी ही बदल गई। आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि इसका अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसा मत कहें, कोई किसी पर एहसान नहीं करता, बस वो जो ऊपर वाला है ना, ये सब प्लानिंग उसने पहले से ही तय की होती है। बस किसे कब और कहाँ कैसे मिलवा दें वो हमें भी नहीं पता होता है। बस जब उस बात का समय आता है ना, वो हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये तो आप सही कह रहे हैं जी। चलिए हंसी मजाक तो सब हो गया, अब आप अपनी बात पूरी करें। अरे कौन सी बात पूरी करनी है? मेरी बात सच में समझ नहीं आ रही आपको, यह जानबूझकर अनजान बन रहे हैं? नहीं नहीं, सच में कौन सी बात? वही जो आज आप अपने सुबह अधूरी छोड़ दी थी। आज आपके बारे में बस कुछ जानना चाहती थी। ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा मिलना हो भी पाता है या नहीं, और इतनी उलझनों के साथ लेकर मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। हो सकता है आपकी उलझन के साथ साथ मेरी भी कुछ उलझन कम हो जाए, जिसे मैंने बरसों से अपने अंदर छुपा रखा था। एक बात और, आज जो भी कहूँगा उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये मत कहना कि मैं नहीं मानती आपकी इस बात को, ओके? अगर आप सच कहेंगे तो क्यों नहीं मानूंगी? पर इस बात का फैसला कौन करेगा कि अब मैं जो भी कह रहा हूँ सच है? अब ये क्या बात है? आप कुछ भी कहिए, सच और झूठ के बीच में मैं और नहीं झूलना चाहती। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मुझे कुछ नहीं जानना आपके अतीत के बारे में। मेरी नाराज़गी देखते हुए खुद ही कहना शुरू कर दिया जनाब ने। मेरा नाम विभोर है, पर ये भी पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम है आनंद विभोर, और रिया मेरी पत्नी है। ये बात मैं जानती हूँ। ओह हाँ, ये बात तो आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। आपका नाम आनंद विभोर, यानी जी हाँ, वही आनंद विभोर जिसकी किताब आप हर वक्त लेकर घूमती रहती हैं। यानी वो दोनों किताबें आपने लिखी हैं? जी हाँ, सालों पहले मैं रिया से यहीं पालमपुर में मिला था, उसी बेंच पर जहाँ आपने मुझे सुबह बैठे हुए देखा था। वो बेंच आज सीमेंट का है, उस वक्त लकड़ी का हुआ करता था। मैं वहाँ बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस समय कि लिखना क्या है। बस लिखता था, पसंद नहीं आता था, पेज फाड़कर फेंकता जा रहा था। कितने पेजों पर लिखा मैंने, कितने पेज फाड़ दिए मैंने, तो गिनती नहीं है उस बात की। इस बात से बेखबर कि पीछे कोई खड़ा हुआ भी था, उन नीचे गिरे हुए पेजों को उठाकर इकट्ठा कर रहा था। काफ़ी देर तक जब कुछ नहीं लिख पाया, हार कर वहाँ से उठकर जाने लगा। जी सुनिए, पीछे मुड़कर देखा, एक लड़की अपने हाथ में मेरे फेंके हुए कागज़ पकड़कर खड़ी थी। जी कहिए, ये क्या है? कागज़ है? वो तो मुझे भी मालूम है, पर आप इन्हें इस तरह क्यों फेंक रहे थे? काम के नहीं है इसलिए फेंक दिए। देखिए जनाब, इस तरह यहाँ पहाड़ों पर कूड़ा फैलाना बिल्कुल गैर कानूनी है, समझे आप? और अगर लिखना नहीं आता तो कागज़ों की बर्बादी क्यों कर रहे हो? आप जानते हो इतने कागज़ों के लिए कितनों ने अपनी बलि दी है? हाँ, ओहो मोहतरमा, क्या कह रही हैं आप? किसने बलि दी है? ज़रा चारों तरफ देखिए, क्या है आपके आसपास? मैं चारों तरफ देखने लगा। पहाड़ है, पहाड़ी औरतें चाय के बागानों में काम कर रही हैं। आसमान में पक्षियों के झुंड है, सूरज ढलने की कगार पर है, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। शुक्र है आपको हरियाली नज़र आ गई। अच्छा, अब ये भी बता दें, हरियाली की किस वजह से?
मोहतरमा, आंखें खोल कर देखें, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। हरियाली की वजह क्या है? देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई ये वादियाँ हैं हरियाली की वजह। तो आप अगर ऐसे ही कागज़ों की बर्बादी करेंगे तो ये हरियाली कैसे बचेंगी? आप जानते हैं इन कागज़ों को बनाने में कितने पेड़ों को अपनी बलि देनी पड़ती है? उसकी बात सही थी, मैं बस सॉरी ही बोल पाया और वो मेरे फेंके हुए कागज़ों का पुलिंदा मेरे हाथ में थमाकर चली गई। फिर क्या हुआ? ये थी हमारी पहली मुलाकात। फिर दोबारा कैसे मिलना हुआ रिया से, बताता हूँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक बचपन से ही था। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम किसी भी जगह पर हम 2-3 साल से ज़्यादा नहीं टिकते थे। क्यों, ऐसा क्यों? मेरे पापा आर्मी में थे। ओहो, इस वजह से? मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। वैसे आपने क्या समझा था? नहीं, कुछ नहीं। आप आगे बताएं, फिर क्या हुआ? मैं उन दिनों भी उसी होटल में ठहरा हुआ था जिसमें आजकल हम ठहरे हुए हैं। इसका मतलब ये होटल भी बहुत पुराना है? जी हाँ। और आप तब से लेकर आज तक इसी होटल में आकर ठहरते हैं? जी हाँ, आप सही कह रही हैं। फिर क्या हुआ? मैं हर रोज़ उसी बेंच पर जाकर बैठ जाता था कि शायद वो लड़की फिर नज़र आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर भी अपना ध्यान अपने काम में लगाने लगा, यानी लिखने में ना। जी, बस सारा दिन या तो पढ़ने में गुजर जाता था या फिर लिखने में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उन्हीं दिनों लिखनी शुरू की थी। रूपरेखा तैयार कर ली थी। तब तक रिया भी मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। पर अब आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहानी को आगे बढ़ाऊं। 1 मिनट कहे तो आप कहानी रहे थे, पर थी हकीकत। हाँ, ये मैं अब सब कह सकता हूँ। फिर रिया कैसे मिली? मैं अपनी उत्सुकता को छुपा नहीं पा रही थी। पालमपुर में मैं एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया था। नवोदित लेखकों के लिए एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, यहीं के एक वुमेन्स कॉलेज में। अच्छा, तो रिया आपको वहीं मिली? अभी कुछ कह नहीं सकते। मुझसे अब इतना सस्पेंस सहन नहीं हो रहा था कि हाँ या ना में बताएं मिली कि नहीं मिली। वो कुछ नहीं बोले, बस मेरी उत्सुकता को देख। साहब जी, जब चलना हो तो बता देना। एकाएक अशोक की आवाज़ से हम दोनों चौंक उठे। अरे तू कहाँ चला गया था हमें यहाँ छोड़कर? हाँ देख, तेरे इंतज़ार में हम भूखे बैठे हैं अभी तक। साहब जी, फ़ोन कर देते, मैं तो एक बार ही बीच में आया था, लेकिन आप आपस में बातचीत कर रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप वापस चला गया। चल कोई बात नहीं, आजा बैठ। आज फिर हरनाम के ढाबे के पराठे खाते हैं, आजा। ये कहकर वो बास्केट खोलने लगे। आप रहने दे, मैं सबको सर्व करती हूँ। जी, जैसा आप चाहें। खाना खाने के बाद हम लोगों ने वापस होटल चलने का प्रोग्राम बनाया। जब तक होटल पहुँचे शाम के 5 बज चुके थे। होटल पहुँचते ही अशोक को भी उसके घर वापस भेज दिया। सुबह जल्दी उठने की वजह से अब हमें भी बहुत थकावट महसूस हो रही थी और अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम भी करना चाहती थी। पर उधर एक कश्मकश दिमाग में ये भी चल रही थी कि मेरे घर जाने में दिन भी कितने हैं और अभी तो उन्होंने अपनी बात भी कहनी शुरू नहीं की। क्या करूं? रुक जाऊं या जितना बता देंगे उतना ही ठीक है? इसी कश्मकश में चलते विभोर जी से आज्ञा लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। पर्स को एक तरफ रखकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर पलंग पर आकर लेट गई। थकावट के चलते मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। रुक जाओ राकेश, मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं रुक नहीं सकता शालू। क्या हुआ राकेश? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? देखो वो नज़ारा, यहाँ से सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। पर तुम कहाँ हो शालू? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ राकेश। अगर वही हो तो मुझे अब नज़र क्यों नहीं आ रही? देखो शालू, सूर्य अस्त होने को है। इस संकल्प के साथ ही फिर कल उदय होगा हमारे जीवन में एक नया सवेरा लाने के लिए। देखो मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ राकेश। सच कह रही हूँ शालू, आओ
मुझे अपना हाथ थामने दो। आज फिर सनसेट एक साथ देखेंगे। रुको राकेश, देखो आगे ढलान है। संभल के राकेश, संभलो राकेश। और एक झटके से मेरी नींद खुल गई। पसीने से तरबतर थी, मुंह सूख रहा था। ये क्या था जो मैंने अभी देखा? इतने साल हो गए पर ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा था। पलंग से उठने लगी, साइड टेबल पर रखे फूलों पर फिर मेरी नज़र गई। फूल मुरझाने लगे थे। उठकर पहले उनमें पानी डाला और फिर खुद पानी का गिलास लेकर बालकनी के दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पानी पीकर मन थोड़ा शांत हुआ। सड़क के किनारे लगे बल्बों से टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ रोशन कर रही थी। होटल की पिछली सड़क पर एक साइकिल सवार अपने ट्रांजिस्टर पर गाना सुनते जा रहा था, जिसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तुम मुझे यूं भुला पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी, वो रातें, हमने की थी वो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें, हमने की थी वो प्यार की बातें। उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला पाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला पाओगे। धीरे धीरे गाने के बोल मुझे सुनाई देने बंद हो गए और मैं वापस अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठ गई। पानी मिलते ही फूलों की पंखुड़ियों में जान सी आ गई। एक फूल निकालकर हाथ में लेकर उसे देखने लगी। अधखिली गुलाब की खली, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी। उस पर हाथ फेरती रही और फिर वापस उसे गुलदस्ते में रखते हुए मुझे एक छोटा सा लिफाफा फूलों के बीच छुपा हुआ नजर आया। ये क्या है और यहाँ कैसे आया? सुबह क्यों नहीं मेरी नजर पड़ी? फूल तो विभोर खिले करके आए थे, तो क्या लिफाफा उन्होंने रखा है? लिफाफे को गुलदस्ते से निकालकर खोलकर देखने लगी। राकेश की तस्वीर उस लिफाफे से निकली। आंखों से आंसू निकल आए। तस्वीर के साथ एक चिट्ठी भी थी। शालू जी, इतने इत्तेफाक मेरे साथ होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तस्वीर जब मुझे मिली, मैं तब नहीं जानता था कि ये राकेश की तस्वीर है। तस्वीर के पीछे सिर्फ लिखा था, तुम्हारे लिए शायद कभी जान भी नहीं पाता कि कौन किसके लिए क्या कह रहा है। इसे इत्तेफाक ही तो कहूँगा कि हम सब हर नाम के ढाबे पर खाना खाने गए और आपको अपनी सालों पुरानी तस्वीर देखने को मिली और आपने अपने राकेश से हम सब से मिलवाया। आपको याद होगा कि मैंने आपसे पूछा भी था कि आपकी जो चीज़ गुम हो गई है, क्या उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर उस वक्त आपने मुझे तस्वीर का जिक्र किया होता तो शायद ये तस्वीर आपको पहले ही मिल चुकी होती। पर ये आप ही कहती है ना कि हर चीज़ के बिछड़ने और मिलने का समय तय होता है। आपकी अमानत आपको लौटा रहा हूँ। हाँ, ये बात तो बताना ही भूल गया कि मुझे ये तस्वीर कहाँ से मिली। मुझे ये तस्वीर सीढ़ियों पर गिरी हुई मिली थी। अब आप खुद ही समझ जाएं कि तस्वीर वहाँ कैसे गिरी होगी। विभोर। तस्वीर मिलते ही मुझे ऐसा लगा मानो मैंने राकेश को दोबारा पा लिया हो। आंखें फिर भर आई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब क्यों रो रही थी मैं नहीं जानती थी। शुक्रिया विभोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मुझे क्या दे दिया। मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ राकेश और नीतू के इर्द गिर्द ही घूमती रही। राकेश मेरे दोस्त, प्रेमी, और फिर मैंने उन्हें अपने पति के रूप में पाया। इसके अलावा मैंने अपने कभी कुछ नहीं चाहा आपसे। जो चाहती थी मिल चुका था। जितना मिला उसी में मैं बहुत खुश थी। मन ही मन कुछ सोचा, परसों मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर आ गई। नीचे लॉबी में काफ़ी चहल पहल थी। डिनर टाइम होने लग गया था। फ्लोरिस्ट शॉप पर जाकर पीले रंग के गुलाब के फूल खरीदे, पर उन तक फूल कैसे पहुंचाऊं? होटल के किसी स्टाफ को दे देती हूँ। नहीं, ये तो ठीक नहीं लगेगा। रिसेप्शनिस्ट से जाकर पूछती हूँ कि वो किस कमरे में ठहरे हुए हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ हेलो, मुझे एक हेल्प चाहिए। जी कहें, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
आप मुझे बता सकती हैं कि विभोर जी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? मैम, विभोर जी? आनंद विभोर? हाँ, आनंद विभोर उनका पूरा नाम है। जी मैम, दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 206 में ठहरे हुए हैं। मैम, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, कहो। वो आपकी तस्वीर जो गुम हो गई थी, क्या मिल गई आपको? मैंने होटल के सारे स्टाफ से पूछ लिया था, पर किसी को उस तस्वीर की कोई जानकारी नहीं थी। तुम चिंता मत करो, तस्वीर मुझे मिल गई है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। से शुक्रिया कहकर मैं वहाँ से चल दी। दूसरी मंजिल तक ही तो जाना था मुझे, पर कई तरह के सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। जाऊँ कि नहीं जाऊँ ऐसे किसी अनजान के कमरे में? पर अब तो मैं उन्हें जानती हूँ ना। पर कितने दिनों से? यही कुछ रोज़ पहले ही तो हम लोग मिले थे। इतना विश्वास तुम कैसे कर सकती हो कुछ दिनों की जान पहचान पर? उफ, क्या करूँ? उन्हें शुक्रिया अदा करना तो है बस, और क्या। तो फ़ोन कर लो ना, नीचे डाइनिंग रूम में बुला लो। इतनी उलझन मुझे पहले कभी नहीं हुई। दिमाग ये कह रहा था और दिल आज खामोश था। शायद उसने सोच लिया था कि वो बीच में आज नहीं आएंगे। और एक झटके में मैंने मन बना लिया था कि मुझे क्या करना है, और सारी कश्मकश एक साथ ख़त्म हो गई। उनके कमरे के दरवाजे पर थाप दी। खुला है, आ जाओ की आवाज़ सुनाई दी। पर मैं फिर भी अंदर नहीं गई। फिर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है भाई? जो भी हो आ जाओ। जो भी हो? मैंने बाहर खड़े हुए कहा। शालू जी, आप हैं? एक मिनट रुकिए, ज़रा मैं भी आता हूँ। अंदर अलमारी खुलने की आवाज़ आई और थोड़ी देर के बाद वो दरवाजे पर आ गए। हैरानी के भाव उनके चेहरे पर थे। मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा हाउसकीपिंग स्टाफ से कोई आया हुआ होगा। माफ़ी चाहती हूँ, इस तरह बिना बताए आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ आप अंदर आइए। आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। वो किस लिए? आप नहीं जानते? उफ, ये पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं आप? सुबह आप जब मेरे लिए फूल लेकर आए थे, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फूलों के साथ कुछ और भी है? ओह, आपने देख लिया? जी, तभी तो शुक्रिया अदा करने आई हूँ। और हाँ, ये आपके लिए। मेरे हाथ से फूल लेते हुए बोले। मेरे लिए? पर क्यों? आप हर रोज़ क्यों लेकर के आते? मुझे फूल अच्छे लगते हैं इसलिए ले आता हूँ। आप जानते हैं पीले रंग के गुलाब क्यों दिए जाते हैं? शालू जी, मेरे हिसाब से फूल सिर्फ फूल होते हैं। वो किस रंग के हैं इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे मुझे नहीं पता पीले रंग के फूलों को देने का कोई और भी मतलब होता है। फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी को सच्चे मन से हमेशा के लिए दोस्त बनाना चाहते हैं ना, तो उसे पीले रंग के गुलाब के फूल देते हैं। पर मैं तो सुबह ये सोच कर नहीं लाया था। फूल देखे, अच्छे लगे और ले आया। यानी आप मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। कहना तो कुछ और चाहता था, कह कुछ और गया। तो स्वीकार करें पीले रंग के गुलाब के फूल? जी बिल्कुल स्वीकार है। अच्छा ये बताएं, आपने डिनर कर लिया? नहीं, अभी तो नहीं किया। तो ऐसा करें, नीचे डाइनिंग रूम में आ जाइए और आपका इंतज़ार कर रही हूँ वहीं पर। डिनर मेरी तरफ से होगा राकेश की तस्वीर मिलने की खुशी में। आएंगे ना आप ऐसे बुला रही हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ जी। ठीक है, तो फिर नीचे मिलते हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बस 5 मिनट में आया मैं। और मैं वहाँ से नीचे डाइनिंग रूम में आकर उनका इंतज़ार करने लगी। पर्स खोलकर राकेश की तस्वीर निकाल कर देखती रही। काफ़ी हैंडसम है आपके ये राकेश जी। मेरी कुर्सी के पीछे से राकेश की तस्वीर को देखते हुए बोले। जी बहुत हैंडसम है। उस पर भी जब अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं ना, तो कोई उनकी तरफ से निगाहें हटा ही नहीं सकता। लड़कियां तो मेरे सामने ही उनसे फ्लर्ट करने लग जाती हैं। तो आपको बुरा नहीं लगता? सच बोलूं तो आप झूठ भी बोलती हैं। अच्छा नहीं, झूठ तो नहीं कहती, पर कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि सच या झूठ में से किसी एक को चुनना पड़े तो चुप हो जाती हूँ। ना किसी की हाँ में और ना किसी की ना में। डिप्लोमेटिक, हाँ कह सकते हो। हाँ बताएं, बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। पर मैंने राकेश के सामने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उसे तो हमेशा यही कहती थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
पर सच तो बात यह है कि फ़र्क पड़ता था, बहुत फ़र्क पड़ता था। पर सब कुछ इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा मैंने कभी अब सपने में भी नहीं सोचा था। आप जानते हैं जब वो हादसा हुआ था ना, मैं वहीं बैठी हुई थी। उस दिन सुबह भी मैंने उसे कहा था, राकेश ध्यान से उड़ना, पर वो तो प्लेन को एक खिलौने की तरह उड़ाता था और मेरी आँखों के सामने बस एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। 2 दिन तक मुझे होश नहीं आया था। कहते हुए मैं फिर से भावुक होने लगी, पर एकदम से खुद को संभाल लिया और बात बदल दी। छोड़िए, इन सब बातों को आपको भी मैं परेशान नहीं कर देती। बार बार यही बातें दोहरा कर मैं हमेशा आपको पता नहीं। चलिए खैर छोड़िए, आज मेरी नहीं आपकी बातें होगी, आपकी और रिया की, और कुछ नहीं। चलिए पहले खाने का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आज आपकी पसंद का खाना खाएंगे। आप भी मेन्यू देखें, क्या पसंद करेंगी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, यहाँ का सभी कुछ बहुत टेस्टी है। फिर चाइनीज़ ले लेते हैं। 2 दिन से आप मेरी वजह से इंडियन ही खा रही हैं, वेज और नॉन वेज। वेज फिर ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाती क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ। उसी समय मेरे फ़ोन पर नीतू की कॉल आ गई। आप ऑर्डर प्लेस करें, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। नीतू से बात करके मैं जल्दी ही वापस आ गई और मुझे इतनी जल्दी वापस आते हुए देखकर उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या हुआ, बात नहीं हुई क्या नीतू से? हाँ हो गई। इतनी जल्दी? आपको कहा तो था कि मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आपको आराम से बात कर लेनी चाहिए थी ना, बेटी परदेश में बैठी है। अरे आप इतना परेशान ना हो, मैंने कह दिया है उसे कि सुबह बात करूँगी। अगर कुछ ज़रूरी होता तो मैं उसे कह देती। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया? हाँ जी हाँ, कर दिया, पर पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आप चिंता ना करें, मैं इतनी फिस्सी नहीं हूँ। हाँ, अब आप अपनी बात शुरू करो। अभी प्रोग्राम में कुछ दिन बचे हुए थे तो मैं हर रोज़ उस जगह पर जाकर बैठ जाता था। हालांकि जाता पहले भी था, पर अब इंतज़ार रहता था किसी का, शायद वो आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, वो दिन भी आ गया और मैं प्रोग्राम में भाग लेने के तय वक्त पर कॉलेज पहुंच गया। पूरे कॉलेज को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। बाहर मेन गेट पर फूलों से वंदनवार लगाए हुए थे। कॉलेज की लड़कियां सफ़ेद और लाल रंग के बॉर्डर वाली साड़ियां पहनकर हाथ में रोली और फूलों की थाली लेकर एक एक करके सारे मेहमानों का स्वागत कर रही थी। सबके माथे पर टीका लगाकर और पुष्प वर्षा कर रही थी। और एक लड़की हमें ऑडिटोरियम तक ले गई। ऑडिटोरियम के बाहर भी खूबसूरत फूलों की रंगोली बनी हुई थी, वो रिया ने बनाई थी। वो मैं नहीं जानता, पर शायद नहीं, फिर भी आपको वो सब याद है, मानो कल की ही बात है। हाँ, याद तो है। पूरा हॉल भरा हुआ था। आगे की कुर्सियों पर प्रिंसिपल, टीचर्स और कुछ आमंत्रित मेहमान थे। हमारे बैठने की व्यवस्था स्टेज पर की हुई थी। वहाँ जाकर पता चला कि काफ़ी लेखकों को आमंत्रित किया गया है। सब लोगों को बैठाने के बाद हॉल की लाइट्स को बिल्कुल मध्यम कर दिया गया था। सिर्फ एक स्टेज ही था जो रोशनी से जगमगा रहा था। प्रोग्राम शुरू होने वाला था। एक लड़की ने मंच पर प्रवेश किया। लाल रंग की सफ़ेद जरी वाली बॉर्डर की साड़ी पहने हुई थी। अपनी उत्सुकता को मैं दबा नहीं पाई और झट से बोल उठी, ये रिया थी ना? पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। कमर तक लहराते हुए उसके लंबे बाल, माथे पर बड़ी सी लंबी बिंदी, लाल बिंदी, आँखों में गहरा काजल, और उसके आकर सामने माइक संभाल लिया। सबका अभिवादन करने के बाद हम सबका परिचय ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोगों से करवा रहे थे। फिर कॉलेज के एक ट्रस्टी ने आकर दीप प्रज्वलित किया। माइक पकड़ी हुई लड़की ने सरस्वती वंदना की। इतने शुद्ध उच्चारण और मधुर स्वर में मैंने किसी को भी ऐसे गाते हुए नहीं सुना था। उसके बाद उसी कॉलेज की लड़कियों ने एक एक करके कविता पाठ किया। रिया भी थी उसमें। वो फिर कुछ नहीं बोले।
उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और एक एक करके सभी अपने लेखन के विषय में वहाँ बैठे सभी श्रोताओं को बताते रहे। प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। कोई पूछ रहा लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कितने समय से लिख रहे हैं, लेखन में सुधार कैसे लाएं, कविता लेखन सरल है या जटिल, कविता, कहानी और उपन्यास लेखन में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और भी बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे और हम सब उनके उत्तर देते रहे। दोपहर से शुरू हुआ कार्यक्रम शाम तक चलता रहा। प्रोग्राम के बाद भी वही कॉलेज के परिसर में आए हुए मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया हुआ था। इसी समय वेटर ने आकर सूप सर्विस की और हमारे बातों का सिलसिला वहीं रुक गया। मेरे चेहरे पर आए मायूसी के भाव को उन्होंने पढ़ लिया था। बाकी की बातें डिनर की बात करते हैं। फिलहाल मुझे नीतू के बारे में बताएं। अगर नीतू की बात हो सकती है तो फिर रिया की क्यों नहीं हो सकती? ये कहकर मैं चुप हो गई। मेरी इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर खामोशी सी छा रही थी और कुछ देर बाद वो खुद से ही बोल उठे। हाँ, वो रिया ही थी जिसने स्टेज संभाला हुआ था, पर उस वक्त उसने मुझे पहचाना है कि नहीं मैं ये नहीं जानता। ये कहते हुए वो साथ साथ सूप भी पीने लगे और वो उनके गले में लग गया और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे। उनको पानी पीने को कहा गया। थोड़ा सा संभल कर सॉरी कहने लगे। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वो रिया की बात अधूरी रह गई थी ना, इसलिए। दरअसल मुझे काली मिर्च से थोड़ी परेशानी है। अगर सूप पीते हुए बात करूं तो ऐसा कई बार मेरे साथ हो जाता है। फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कहा तो था आपसे। अब खाना खाने के बाद हम लोगों की बात करेंगे। अगर ये बात थी तो नीतू की बात किसने उठाई थी? हाँ, उठाई तो मैंने ही थी, पर बोलना तो सिर्फ आपने ही था। मैंने तो सिर्फ सुना था। उनकी बात में लॉजिक था। अब नीतू के बारे में बताओ। बीच में तो नहीं बोलेंगे। अब आप बिना बोले उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जिस दिन राकेश के साथ वो हादसा हुआ था ना, मुझे 2 दिन तक होश नहीं आया था। वहीं अस्पताल में मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे ही पता नहीं था तो राकेश को ये खबर कैसे देती। तय समय नीतू मेरी गोद में आ गई और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कहते हैं बेटियाँ पापा पर जानी चाहिए। वो बेटी जिसने अपने पापा को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, बिल्कुल उन्हीं का दूसरा रूप थी। बचपन से ही पक्षियों को देखकर कहती थी मुझे भी उड़ना है। उस वक्त तो मैं उसे ये कह देती थी कि उनके पंख है इसलिए वो उड़ सकते हैं। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे समझाना बहुत मुश्किल होता गया। अपने पापा की तरह वो भी पायलट बनना चाहती थी और मुझे उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और उसने भी इंडियन फोर्स ज्वाइन कर ली। और बस अभी उसकी शादी हो चुकी है। राहुल मेरे दामाद हैं, वो भी इंडियन आर्मी हैं। उसके बाद वो कुछ नहीं बोले, बस मैं ही इधर उधर बातें करती रही। खाना खाकर हम दोनों होटल के लॉन में आकर बैठ गए और वहीं उन्होंने कॉफ़ी भी मंगवा ली और बिना मुझे कुछ कहे अपनी बात शुरू कर दी। शालू जी, ये मैं जान चुका था कि वो मुझे पहचान नहीं पाई। मैं दूसरे लेखकों से बातचीत में व्यस्त था। हम सभी एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे थे। वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। हमारी आंखें कई बार एक दूसरे से टकराई, पर मेरी झिझक कह लीजिए या फिर कुछ और, झट से अपनी आंखें फेर लेता था मैं। जिस लड़की को मैं कब से देखना चाहता था, सामने होते हुए भी मैं उसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरी नज़रों की भाषा समझ गई थी। एक एक करके उसने सभी मेहमानों से मिलाना शुरू किया। फिर आपका नंबर आया कि नहीं आया कहकर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे यूँ उनको देखते हुए उनकी हंसी छूट गई। इसका मतलब आखिरकार रिया आपके पास आ ही गई। हाँ, और उन्होंने हंसते हुए सिर हिला दिया। वो इस क्षण को आज भी महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर आज भी वैसी ही खुशी थी जो उस समय होगी। मैं तो वहाँ नहीं थी, पर जानती थी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे लम्हे हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं। अपनी प्लेट पकड़े वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हेलो, मेरा नाम रिया है, रिया दीवान। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है।
याद करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ पर कुछ याद ही नहीं आ रहा। हेलो, मेरा नाम आनंद विभोर है। अरे दो नाम लोगों से तो एक ही नाम संभाला नहीं जाता और आप कैसे कहते हुए उसकी हंसी छूट गई। पर मौके की नज़ाकत तो देखो। मौके की नज़ाकत को समझते हुए वो एकदम चुप भी हो गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप हमारे गेस्ट हैं, आप भी क्या सोचेंगे, कैसे लोग हैं पालमपुर के। अपनी प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी और कहने लगी, प्लीज़ ज़रा इसे पकड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। उसकी प्लेट भी मैंने ही पकड़ ली। देखिए आनंद विभोर जी, मैं रिया सच्चे मन से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, कहते हुए अपने दोनों कानों को पकड़ने लगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, लोग देख रहे हैं। यानी आपने माफ़ कर दिया ना? हाँ बिल्कुल कर दिया। ये आपकी प्लेट। और उसने मेरे हाथ से प्लेट ले ली। अरे आपकी प्लेट तो बिल्कुल खाली है, क्या लेंगे आप? गुलाब जामुन ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है यहाँ के। नहीं आप रहने दीजिए, मैं खुद ले लूँगा। ऐसे कैसे आप रिया के कॉलेज आए हैं, खातिरदारी तो करनी तो बनती है ना। बिना मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए टेबल पर रखे गुलाब जामुन के डोंगे को उठाकर ले आई और मेरी प्लेट में एक एक करके 2 गुलाब जामुन रख दिए। 2 क्यों? आनंद विभोर जी, एक खाने के बाद मुझे पता आपको इतना अच्छा लगना है ना कि आपका मन करेगा कि काश एक और मिल जाता। वहाँ देखिए, देख रहे हैं कितनी भीड़ है। टेबल पर सारा सामान एकदम से चट हो जाना है अभी। और तब आप कहते ही और चाहिए तो मैं कहाँ से लाती। हाँ, अपने प्लेट में रखे गुलाब जामुन को मुंह में रखते हुए कहने लगी, आप ये ट्राई करें बिना मेरे कुछ कहे। कभी पनीर के पकोड़े तो कभी समोसा प्लेट में रख देती थी। खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, कुछ और लेकर के आऊँ आपके लिए? अरे नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैं इतना नहीं खा सकता। ये सब तो खाना पड़ेगा आपको। देखिए आप हमारे मेहमान हैं और कहीं अपने घर जाकर कह दिया तो पालमपुर वालों ने अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं की, नाम तो हमारे ही खराब होगा ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। हाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, पालमपुर वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। हाँ फिर ठीक है, कहकर वो फिर अपनी प्लेट भरने के लिए चली गई। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। आप ठहरे कहाँ हैं? एकाएक उसने पूछा मुझसे, जहाँ हम पहली बार मिले थे। अरे हाँ, इन सब बातों के बीच में तो मैं भूल ही गई थी कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको कहीं देखा हुआ है। आनंद विभोर जी, पर कहाँ ये समझ नहीं आ रहा था। हाँ पर कहाँ? कुछ रोज़ पहले आपने मुझे चाय के बागानों के पास देखा था, मैं कुछ लिख रहा था, याद आ गया? और आप एक के बाद एक कागज़ फाड़ कर फेंकते जा रहे थे। हाँ जी, मैं वही हूँ जिसे आपने खूब डांट लगाई थी, पर आप उस दिन के बाद नज़र ही नहीं आई। तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? सच कहूँ तो आप झूठ भी बोलते हैं क्या? तो सच ये है, हाँ मैं वहाँ घंटों से बैठा रहता था और इस उम्मीद पर कि शायद आप वहाँ आ जाएंगी। फिर आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी ना? हाँ हुई तो बहुत थी, पर ये भी सोच रहा था कि अगर मेरी किस्मत में आपसे मिलना लिखा होगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा था कि वो इतनी बुरी नहीं है। आप बस उससे एक ही बार और मिलना चाहते थे। हाँ ऐसा है ना? उसके सवाल से मैं चौंक गया। नहीं, पर अब जब वो मिल चुकी है तो ये फैसला मैं उस पर ही छोड़ता हूँ कि वो क्या चाहती है। उनकी बात वहीं ख़त्म करनी पड़ी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। हम दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नीतू और मैंने किसी दिन बात ना की हो, पर यहाँ आकर कुछ तो हो रहा था मेरे साथ। मेरे लिए आज उनकी बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैंने नीतू से कह दिया था कि मैं सो रही हूँ, तुझसे कल सुबह बात करूँगी। ये मेरा उससे बोला पहला झूठ होगा। मैं ये सब अपनी सफाई में नहीं कह रही हूँ। मेरे पास समय रियली बहुत कम बचा है। मेरी परसों की फ़्लाइट है और मेरा घर जाना तय है, पर मैं क्या करूँ? ऐसे मैं नहीं जा सकती थी। हमारी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। अभी तो उन्होंने अपनी बात करनी शुरू की है। ऐसे कैसे मैं बीच में सब कुछ छोड़कर जा सकती हूँ? मेरे इतना कहने पर ही तो उन्होंने अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया है। नहीं,
मैं ऐसे आधे अधूरे सच के साथ तो घर वापस बिल्कुल नहीं जा सकती। सुबह उठकर सबसे पहला काम मुझे यही करना है कि नीतू से बात करके सारा सच बता दूंगी। मुझे नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो सिर भारी था, जो होना ही था। जब अपने दिमाग में इतनी सारी बातों को लेकर सोचती रहूंगी तो सुकून भरी नींद कहाँ से आ सकती है मुझे। मोबाइल ऑन करके टाइम देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे। अभी तो नीतू का फ़ोन करना ठीक नहीं होगा, अभी तो वहाँ के सुबह के 7:30 बजे होंगे। बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। नहाने के बाद मन और दिमाग दोनों को शांति मिली। बैल्कनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उफ, ये पहाड़ों की सुबह कितनी अच्छी होती है। दूर दराज तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। पक्षियों के झुंड अपने निहड़ों को छोड़कर जा रहे थे। प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती। सूर्य हर रोज़ उदय होता है, एक नया सवेरा लेकर आता है और अस्त भी होता है, इस उम्मीद को जगाकर कि मैं कल फिर वापस आऊँगा। 6 बजे मैंने और विभोर जी ने वहीं मिलना तय किया था जहाँ वो मुझसे भी पहले वो रिया से मिले थे। इंटरकॉम पर मैंने अपने लिए स्पेशल चाय ऑर्डर किया और 10 मिनट में ही मेरी अदरक वाली चाय आ गई। चाय पीकर अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर आ गई। होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर मैं धीरे धीरे कदमों के साथ लंबी लंबी सांसें अपने अंदर भर रही थी। और ज़िंदगी में पता नहीं मुझे ये मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं, मैं नहीं जानती। दोबारा यहाँ आने में ही मुझे सालों लग गए, तो अब भविष्य के बारे में क्या कह सकती हूँ। ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। सामने बेंच पर बैठे हुए विभोर मुझे दूर से ही नज़र आ गए। मैं जानती थी चैन की नींद तो उन्हें भी नहीं आई होगी। उन्होंने भी मुझे देख लिया और हाथ के इशारे से बुलाने लगे। मेरे कदमों की गति भी तेज हो गई थी। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो खड़े होकर मुझे बैठने का इशारा करने लगे। गुड मॉर्निंग शालू जी। गुड मॉर्निंग विभोर जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप बताएं, आप कैसे हैं? लगता है रात भर सोए नहीं हैं। सोने की तो बहुत कोशिश की, पर कभी कभी कम वक्त ये नींद दगा दे जाती है। चाय कॉफ़ी कुछ ली है या यूं ही उठकर सीधा यहीं आ गए? सच कहूँ कि झूठ? एक तो ना ये कहना बंद कर दीजिए, जो कहना है साफ कहा कीजिए। अरे बाप रे, सुबह सुबह इतना गुस्सा किस पर? और किस पर निकाल रहे हैं? खुद पर ही। क्यों? मैंने कल नीतू से झूठ बोला। क्यों? कल रात जब उसका फ़ोन आया तो मैंने उसे कह दिया था कि मैं सो रही हूँ, उससे कल सुबह बात करूँगी। कोई बात नहीं, आज सुबह आप उससे बात कर लेती। कहाँ से करती, अभी तो वो सो रही होगी। आपने मेरी वजह से उससे झूठ बोल दिया। क्या करती मैं? मेरी कल की फ़्लाइट है और आपकी बात तो अभी शुरू ही हुई है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी कश्मकश के साथ मैं घर कैसे वापस जाऊंगी। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा रुकने के लिए, इसका फ़ैसला तो सिर्फ आपने ही करना है शालू जी। हाँ जानती हूँ, पर मैं भी तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ क्या। कुछ देर तक हम दोनों के बीच में खामोशी सी छाई रही। अब आगे बात शुरू करें। रिया ने फिर क्या कहा? वो मिलना चाहती है आपसे? हाँ, वो मिलना चाहती थी। हम हर रोज़ यहाँ मिलने लगे। मुझे यहाँ आए हुए 2 सप्ताह हो चुके थे। धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म हो रहे थे और मेरा घर जाना निश्चित था। 2 दिन के बाद मैं अपने घर वापस आ गया, पर वापस आने से पहले हम दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को दे दिए थे और ये भी तय कर लिया था कि कितने बजे हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैं चंडीगढ़ में दादा दादी के पास रहता था। दादी हर रोज़ शाम को 4 बजे गुरुद्वारे जाती थी और 6 बजे से पहले लौटती नहीं थी। और दादाजी वो भी हर रोज़ शाम को क्लब में जाकर अपने दोस्तों के साथ ब्रिज खेलते थे, साथू ब्रिज खेलते थे। पूरे 2 घंटे हमारे पास हर रोज़ होते थे, पर एक दूसरे को देखे बिना मन नहीं मान रहा था। दादी को पटाकर मैं महीने में 1 चक्कर पालमपुर का लगा ही लेता था। मैं खुद को बहुत होशियार समझता था, सोचता था कि हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, पर मेरी ये गलतफहमी भी
जल्द दूर हो गई। एक दिन दादी ने मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लिया और मुझसे पूछने लगी, आनंद चल क्या रहा है? कुछ नहीं दादी, देख अगर मेरे से झूठ बोला ना तो नुकसान तेरा ही होने वाला है। चल सच सच बता, क्या बात है? पुत्र तू क्या सोचता है, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे पीछे घर में क्या चल रहा है? हाँ, आपको किसने बताया? मौजी ने। उसकी तो खैर नहीं, तू उसकी खैर छोड़, अपनी खैर मना। ये बता सच क्या है? दादी सच्ची कुछ नहीं चल रहा। देख पुत्र, जिस उम्र में तू है ना, हमने भी गुजारी है वो उम्र। बस हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे ज़माने में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, पर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। दादी आप भी ना। तो क्या हमारा ज़माना नहीं था? तो आप दादाजी से कैसे मिलती थी? तेरे दादाजी? तेरे दादाजी की तो बात कहाँ से बीच में आ गई? उनसे तो शादी हुई थी मेरी। दादी प्यार किसी और से और शादी किसी और से? वैसे कौन था वो? हाँ, मेरे ही गांव के नंबरदारों का लड़का था। लंबा ऊंचा गबरू जवान था। हर रोज मुझे स्कूल आते जाते देखता रहता था। मुझे भी अच्छा लगता था। जैसे मैंने 8वीं पास की ना और घर में मेरी शादी की बातें होने लग गई, मैंने अपने मन की बात अपनी बेबे को बता दी थी और बेबे ने बाऊजी से बात की। उस दिन हम दोनों की ऐसी खातिर हुई, मैं तुझे बता नहीं सकती, और मेरा स्कूल जाना बंद। आपकी शादी उससे क्यों नहीं हुई? बेटा, फौजियों का घर था। बेटियां और बेटों दोनों की शादियां उन घरों में होती थी जिन घरों का खानदान किसी ना किसी तरह से फौज से जुड़ा हो, और वो ठहरा था नंबरदारों का इकलौता लड़का। कहाँ से उसके घर वाले उसे एक लड़की के चक्कर में फौजी बना देते? हाँ, बस फिर थोड़े दिनों बाद मेरी शादी तेरे दादा के साथ तय हो गई। पर आप तो अभी भी उसको नहीं भूली हैं। भूल चुकी हूँ पुत्र, पर ये तो हर औरत की कहानी है ना। शादी के बाद पहला प्यार सब थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाता है। तभी तेरे को कह रही हूँ, जो बात है सच सच बता दे। दादी पालमपुर की रहने वाली है। पहाड़न है, पहाड़न। नहीं दादी, पंजाबी है। इतने और भी चंगी लगल है। चंगी लगती है तुझे? हाँ दादी, बहुत अच्छी लगती है। फोटो दिखा, फोटो दिखा। दादी अभी फोटो तक बात नहीं पहुंची है। वाह, आपकी दादी ने तो आपको खूब सपोर्ट किया। हाँ ये तो है शालू जी, मम्मी पापा के पास तो कम रहा हूँ ना, ज़्यादातर बचपन दादी के साथ ही गुजरा है मेरा। फिर फोटो कब दिखाई दादी को? इतनी जल्दी कुछ नहीं हुआ शालू जी। हाँ ये बात ज़रूर थी कि मैंने रिया के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया था, और अगली बार जब मैं रिया से मिलने जा रहा था उससे पहले दादी ने दादाजी के कैमरा से, जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, चुपचाप निकाल कर मुझे दे दिया। ध्यान से रखियो, बूढ़े तो हो गए हैं पर गुस्सा अभी भी वही जवानी वाला है उनका, समझे पुत्र? इससे रिया की फ़ोटो ज़रूर खींचना, मैं भी देखूं मेरे आनंद को कौन सी लड़की भाग गई है। और फिर मैं पालमपुर आ गया, पर इस बार कुछ ज़्यादा दिनों के लिए, और रहे वही होटल में। हाँ, और कोई ठिकाना तो नहीं था ना, हम हर रोज़ मिलते थे, पर मैं जानता था हमारा ऐसे मिलना ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। ऐसा क्यों? शालू जी, एक तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, उधर मेरे पापा भी मुझ पर जोर डालने लगे कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पसंद, मेरे शौक़ सब उन्हें बेकार लगते थे। वो जब भी चंडीगढ़ आते थे, हम दोनों की हर रोज़ बहसबाजी हो जाती थी। उनके हिसाब से लेखना एक शौक़ हो सकता है, कैरियर नहीं। माँ और दादी भी उन्हें बहुत समझाती, पर ख़ानदानी रिवायत बीच में आ जाती थी। लड़ झगड़ कर मैंने घर छोड़ ही दिया और पालमपुर आ गया। रिया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं घर वापस चला जाऊं, पर मैं वापस घर नहीं गया। आनंद, ऐसे कैसे चलेगा? कब तक यूँ होटलों में रहोगे? फिर क्या करूं मैं? अपने घर लेकर जा सकती हो? अपने घर लेकर जा सकती हो? नहीं नहीं, कहा तो मैंने मजाक में था, पर रिया सीरियस हो गई। हाँ उठाओ,
उठाओ अपना सामान, अब भी घर चलते हैं। तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? घर पर ज़्यादा लोग नहीं है, बस पापा और मैं ही हूँ। और पापा को क्या कहोगी? कह दूंगी ये आनंद है चंडीगढ़ में रहते हैं, लड़ झगड़ कर अपना घर छोड़कर आ गए हैं, आपकी बेटी को पसंद करते हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, पापा यहाँ रहने की परमिशन दे दो। पागल है क्या? शादी से पहले ही पत्ता कटवा देगी मेरा। 1 मिनट, क्या कहा अभी? क्यों पसंद नहीं हूँ तुम्हें मैं? ठीक है पसंद हो, पर शादी की बात कहाँ से बीच में आ गई? तुम सब लड़के ना एक जैसे ही होते हो, जरा सा हंस लो बोल लो, तुम सीधे शादी के सपने देखने लग जाते हो। ओ हेलो रिया मैडम, मुझे क्या पागल समझ रखा है? ऐसी बात थी तो पहले ही बता देती। मैं यूँ अपने घर से लड़ झगड़ कर तो नहीं आता तेरे पीछे। 1 मिनट आनंद, तुम ना मेरी वजह से यहाँ नहीं आए हो, वो तो तुम्हारे पापा तुम्हें आर्मी में भेजना चाहते हैं ना, इसलिए तुम उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते, इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। हाँ, नहीं ज्वाइन करनी थी तो मुझे आर्मी। रिया तू ना मिली होती तो फिर भी पापा की बात मान लेता मैं, पर अब तेरे से मिलने के बाद तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू इसे मेरी कमज़ोरी मत समझ, या कुछ और, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? आनंद, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सीरियस हो जाओगे। मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए अपने घर वालों तक को नाराज़ कर दिया। हाँ चल, अब तो पता चल गया ना, अब दोबारा ऐसा मत कहना, ठीक है? नहीं नहीं, कभी नहीं कहूँगी मैं, कभी नहीं कहूँगी। अच्छा अब घर लेकर जा रही है ना? कहते हुए मेरी हंसी छूट गई। आनंद, एक काम कर सकते हैं, मेरे दादाजी का एक कॉटेज है, काफ़ी सालों से खाली पड़ा है, मैं वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर सकती हूँ, वो अब तुम्हारे साथ रहते हैं। नहीं नहीं, मेरी एक बुआ कुल्लू में रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर रहते हैं, उनका आना जाना चलता रहता है, और अगर वापस आ गए तो फिर क्या करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, अगर वापस आ भी जाते हैं तो वो वहाँ नहीं ठहरते, पापा उन्हें अकेले नहीं रहने देते, और अगर कुछ पूछ भी लिया तो कह दूंगी सालों से खाली पड़े पड़े ख़राब हो रहा था, इसलिए किराए पर चढ़ा दिया। और अपने पापा, उनको क्या कहोगी? हाँ उनको भी यही कहूँगी ना, तो मुझे 2-3 दिन का टाइम तो दो, मैं वहाँ की साफ सफाई कर दूँगी ताकि तुम्हारे रहने के लायक बन सके वो जगह। और फिर आप विभोर जी वहाँ शिफ्ट हो गए क्या? हाँ जी शालू जी, कहकर वो अपनी घड़ी में टाइम देखने लगे। शालू जी, मुझे लगता है कि वापस होटल चलते हैं, 10 बजने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने भी चाय के अलावा कुछ और लिया होगा, और फिर आपको नीतू से भी तो बात करनी है ना? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, चलिए चलते हैं, बातों में समय का ध्यान का पता ही नहीं लगा। फिर लंच में मिलते हैं। ओके ठीक है, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी आज? नहीं विभोर जी, घूम लिया जितना घूमना चाहती थी। चलिए फिर 1 बजे मिलते हैं। ओके शालू जी। और हम दोनों होटल पहुंचकर अपने अपने कमरों में चले गए, और कमरे में आते ही मैंने नीतू को फ़ोन मिलाया। नीतू से पहला बोले जाने वाला झूठ इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हेलो मम्मी, आवाज़ राहुल की थी। हेलो बेटा, कहते हुए मैं अपने फ़ोन को देखने लगी, कहीं गलती से राहुल का नंबर तो नहीं मिल गया। नहीं, नंबर तो नीतू का ही मिलाया था। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मम्मी, आपकी नीतू से कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, कल तो बात ही नहीं हो पाई मेरी, और मुझे पीछे से उसके ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राहुल, और ये नीतू रो रही है? मम्मी, इसने कल रात से ना, इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। बात क्या है बताती नहीं, बस रोई जा रही है। मेरी बात करवा अभी। मम्मी बात करने को मान ही नहीं रही, तभी तो मैंने फ़ोन उठाया है। अच्छा ऐसा कर, फ़ोन स्पीकर पर लगा दे। ओके। मम्मी स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो नीतू, क्या हुआ बेटा, इस तरह से रो क्यों रही हो? और मेरी आवाज़ सुनते ही और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। हुआ क्या है, बात तो कर। नहीं करनी आपसे बात, और मुझे फ़ोन भी मत करना। हुआ क्या नीतू बेटा, प्लीज़ बताओ मुझे, एंड स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। हाँ मैं तो बच्ची हूँ,
पर आप तो मम्मा हो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड? मैंने किया क्या है? मम्मा आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओह माय गॉड, मम्मा गॉड को बीच में क्यों ला रही हो? नीतू सुन बेटा, आई कैन एक्सप्लेन। यानी आपने झूठ बोला ना? हाँ बोला, पर क्यों? जब तुझे पता चलेगा ना तो तुझे सब समझ में आ जाएगा कि बेटा आप कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अपने बच्चों से झूठ बोलना पड़ जाता है। बेटा मैं विभोर जी के साथ बैठी हुई थी उस वक्त। हेलो मम्मी, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, आप नीतू से आराम से बात करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मिस भी कर रही थी, और आप ऐसा करें कि फेस टाइम पे बात क्यों नहीं करते। तो बाय मम्मा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं नीतू से फेस टाइम पर बात करने लगी। पहले तो उसकी शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। सारी रात रोने की वजह से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी बिल्कुल भी। ये उसकी पुरानी आदत थी। जब भी पहले मुझसे किसी से भी बात पे नाराज़ होती थी ना तो वो यही बोलती थी। ठीक है फिर फ़ोन रख दूँ? हाँ नहीं, पहले अब आप मेरी पूरी बात सुनो। मम्मी आप ना यहाँ आकर बदल गई हो, आप मुझसे बातें छुपाने लग गई हो। मुझे पता था वो ये बातें जब तक मुझे नहीं बोलेगी ना उसको चैन नहीं पड़ने वाला। हो गया तेरा? अब मैं कुछ बोलूं या और कुछ कहना बाकी रह गया है? बोलो। देख बेटा, मैं उस वक्त विभोर जी के साथ थी, होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर वहाँ डिनर कर रही थी, और वो मुझे अपनी पत्नी रिया के बारे में बता रहे थे कि वो उससे कैसे मिले, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तू जानती है ना मेरी कल की वापसी की फ़्लाइट है और मुझे घर वापस भी लौटना है। अभी तो उनकी बात अच्छी तरह से शुरू भी नहीं हुई है, तो मैं ये भी नहीं जानती कि ज़िंदगी में उनसे दोबारा कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी। फिर क्या ज़रूरत है मुझे जानने की उनका अतीत क्या है। शायद कोई और इंसान होता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर बेटा ये वो इंसान है जिनकी लिखी हुई एक किताब मुझे तेरे पापा ने गिफ्ट की थी और दूसरी तूने। मम्मी यानी ये? हाँ बेटा, आनंद विभोर हैं, पर किताब आनंद के नाम से लिखते हैं। रिया, इनके जीवन की सच्चाई है। वो इन्हें यही पालमपुर में मिली थी और उसके मिलने के बाद ही तो उन्होंने उस किताब को लिखना शुरू किया था। यानी वो किताब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा? हाँ, फिर उनकी बात पूरी हो गई कि अभी अधूरी है। नहीं बेटा, ज़िंदगी के इतने सालों का अतीत चंद घंटों में पूरा नहीं हो सकता। मम्मी आप यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहती हैं? पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही बेटा। मुझे पता है आप उनके बारे में सब कुछ जानने के बाद ऐसा नहीं सोच सकती कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी लाइफ है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्या, कोई और भी मेरी जगह होता ना उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था। बस मुझे यही सुनना था। आपकी टिकट कैंसिल करवा देती हूँ। वापसी की कंफर्म नहीं करवाती, वो तब हो जाएगी जब आप खुद से कहेंगी कि नीतू आज मैं घर आना चाहती हूँ। नीतू राहुल क्या सोचेगा? वो कुछ नहीं सोचेगा, उसको अच्छा लगेगा कि आप अपने बारे में सोचने लगी हैं। मम्मी तू सच कह रही है, मैं रुक जाऊँ यहाँ पर? हाँ मम्मी, अगर हमारे इंडिया आने के बाद भी आप घर वापस नहीं आई तो मैं और राहुल आपसे मिलने यहाँ पालमपुर में आ जाएंगे। हम भी तो देखेंगे आखिर ऐसा है क्या वहाँ पालमपुर में। नीतू, इन सब बातों के बीच में तुझसे बेटा एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो माँ। मुझे कल रात मुझे तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वो मेरी गलती थी जो अनइंटेंशनली हो गई। मुझे लगा तू क्या सोचेगी। हाँ मम्मी, रात को ऐसे कैसे किसी के साथ डिनर कर रही हैं, और बस ये सब सोचते हुए मेरा दिमाग पजल हो गया। मम्मा प्लीज़ अब छोड़ो उस बात को। अच्छा बताओ, कोई बात करनी है क्या? नहीं बस ठीक है, चल फिर फ़ोन बंद करके रखती हूँ। ओके ठीक है, बाय माँ। बाय बेटा। नीतू से बात करने का बाद मेरा मन हल्का हो गया। हल्का भी हुआ और जो मन पर दुख था वो भी कम हो गया।
मेरी वजह से वो पूरी रात रोती रही और राहुल उसे चुप कराता रहा। राहुल वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। हाँ, मेरी एक गलती ने क्या कर दिया। बेशक नीतू ने अभी बात ख़त्म कर दी, पर क्या भविष्य में मुझ पर पहले जैसा विश्वास कर पाएगी? उसे तो अब यही लगेगा ना कि माँ उससे अब कभी भी झूठ बोल सकती है। मेरे इतने सालों की मेहनत पर मैंने खुद ही पानी फेर दिया। मेरे मन को चैन नहीं पड़ रहा था। भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। नीतू ने तो मुझे माफ़ कर दिया था, पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। क्यों कभी कभी हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं। मैं नहीं जानती थी आंखों से बहते आंसू कब मेरे गालों तक पहुंच गए। हाथ से उनको पहुंचकर पलंग पर लेटकर तकिए में मुंह छुपाकर मैं जोर जोर से रोने लगी। दोपहर के 2 बज चुके थे और मैं अभी भी कमरे में ही बैठी हुई थी, ये जानते हुए भी कि विभोर लंच पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उनसे भी आंखें नहीं मिला सकती थी। उस समय सच्चाई तो मैंने उन्हें बता ही दी थी, लेकिन बात आनी जानी सी हो गई थी। उनका कोई कसूर ना होते हुए भी मैं उन्हें तकलीफ़ पहुंचा रही थी। मेरे बिना बताए भी वो मेरे नीचे ना आने की वजह को समझ गए होंगे। वो जानते थी मैंने नीतू से बात की होगी और इसी कारण मैं परेशान हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पलंग से उठते हुए नज़र फिर साइड टेबल पर रखी किताब पर चली गई। जी ले जिंदगी दोबारा। कौन है? मैं हूँ। 1 मिनट रुके, मैं आ रही हूँ। फटाफट बाथरूम में जाकर मुंह धोया और पानी के छींटे मुंह पर मारे और जाकर फिर दरवाज़ा खोला। सामने विभोर थे। इतनी तकलीफ खुद को देने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ कहा नहीं तूने? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। फिर नीचे लंच करने के लिए क्यों नहीं आई आप? हाँ, मुझे भूख नहीं थी। और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया? मन नहीं था मेरा। देखिए शालू जी, हो जाती है गलती, हम इंसान हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने वो सब जानबूझकर नहीं किया और कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है जो आप अपने आप को तकलीफ दे रही हो। नीतू आपकी बात ज़रूर समझेगी। बात नीतू की नहीं है, खुद की है। मैं खुद अपने आप से ही नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। ये जो भी हुआ ना, वजह तो मैं ही हूँ। आप तो यहाँ कुछ दिन शांति से गुजारने आई थी। मुझसे मिलने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है। अब ये कहकर तो आप मुझे गुनहगार बना रहे हैं। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ आप ऐसे ना कहें। अगर ऐसी बात नहीं है तो चलिए पहले खाना खाने चलते। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक। पर आपने क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैं जानता था नीतू से बात करने के बाद आप भी कुछ नहीं खाने वाली। आप कह तो रही हैं, जो भी हुआ है वजह मैं नहीं हूँ, पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं ही जिम्मेदार हूँ शालू जी। प्लीज़ आप ऐसी बात ना कहें और मुझे शर्मिंदा ना करें ऐसी बात करके, नहीं तो मुझे फिर से दुख हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। आप नहीं जानते अब आप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। मेरी ज़िंदगी तो एकदम ठहर सी गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। और उस किताब को पढ़ के तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो आप यहीं पर बताना चाहेंगी या नीचे लंच पर बात करते हैं? ये बात करते करते हुए बता सकती हैं वैसे भी आप, लंच करते करते। हाँ, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। चलिए अब लंच करने चले मोहतरमा। मोहतरमा नहीं, शालू नाम है मेरा। अच्छा ठीक है शालू जी, नीचे लंच पर चलते हैं। अच्छा ठीक है। विभोर जी आप नीचे चलिए, बस मैं 2 मिनट में नीचे आती हूँ। विभोर नीचे रेस्टोरेंट में मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। आइए बैठिए शालू जी, क्या लेंगी? कुछ भी। वो तो यहाँ नहीं मिलता कुछ भी। हम मेन्यू कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, आज आपकी पसंद का खाना खाते हैं, आप ही ऑर्डर प्लेस कर दीजिए प्लीज़।
अभी मन नहीं है कि कुछ भी सोच सकूं। ओहो, ऐसी बात है तो ठीक है, लाइए मैं ही देखता हूँ क्या खाया जा सकता है। पूरी आलू की सब्ज़ी के साथ दही बल्ले और साथ में मीठी लस्सी। कैसी रहेगी? ये सब तो नाश्ते में सर्व होता है और अब तो लंच टाइम है। शालू जी, अगर आपको पसंद है बताइए, अभी सब अरेंज हो जाएगा। आपने हमारी पहुंच अभी देखी कहाँ है? हाँ ठीक है, फिर यही ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। हाथ के इशारे से वेटर को बुलाया। यस सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? बेटा पहले तो तू एक काम कर, राम सिंह को बुला कर ला और फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे हम। सर अभी बुला कर लाता हूँ। और 5 मिनट में ही राम सिंह हमारे पास आ गया। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा राम सिंह, ये बता आज क्या स्पेशल खिला सकता है? सर आपके लिए कुछ भी, आप जो भी कहें वही सब हाजिर हो जाएगा। राम सिंह, ये शालू है, शालू जी हैं। हेलो मैडम। हेलो। आज मैडम का मन पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी खाने का है और दही भल्ले और मीठी लस्सी खाने का है। हाँ हो जाएगा सर, बस अभी तैयारी करता हूँ, तब आपके पीने के लिए कुछ भेजता हूँ, कहकर राम सिंह चला गया। आपने उससे ये क्यों कहा कि मेरा मन है? मैंने आपसे ऐसा कब कहा? हाँ, बिना कुछ कहे ही उनकी हंसी छूट गई। शालू जी, दरअसल बात ये है कि आज सुबह से मेरा मन है यही सब खाने का था, पर खा नहीं सका, बस इसलिए। पर नाम मेरा क्यों लिया? शालू जी, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, कुछ भी बनवा के खा सकता हूँ, गुजारा कर ही लेता हूँ। आखिर आपका नाम लेने से देखिएगा क्या बनकर आएगा। हाँ, अब उसकी रेपुटेशन का सवाल है, वो सोचेगा दिल्ली से आई हुई एक मोहतरमा है। नहीं मोहतरमा तो मैं कहता हूँ, वो आपको क्या कहेगा? मैडम, शालू मैडम जी ने कुछ खास खाने के लिए फरमाइश की है, हो गया आपका? कहते हुए मेरी हंसी छूट गई। हाँ, आप हंस दी, अब हो गया। विभोर जी, पहले मैं आपको बड़ा सीरियस टाइप का इंसान समझती थी, पर आप तो कुछ और ही हैं। जिंदगी के बहुत साल ऐसे ही गुजार दिए मैंने, किसी को भी खुश नहीं कर सका, ना माँ बाप, ना ही अपने दादू और दादी को। पता नहीं कितनी जिंदगी ऐसे ही बीत गई। क्यों? रिया को खुश नहीं किया? पता नहीं शालू जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसी बीच राम सिंह ने हमारे लिए ड्रिंक्स दिया। हाँ तो शालू जी, आप ऊपर क्या कह रही थी? कुछ नहीं, आप अपनी अधूरी बात शुरू करें। कौन सी वाली? ये भी बताना पड़ेगा? नहीं, मुझे सब याद है, कैसे भूल सकता हूँ। रिया चाहती थी मैं उसके दादाजी के घर शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे भी ऑप्शन ठीक लगा। कॉटेज काफ़ी पुराने ढंग का बना हुआ था। घर के आगे पीछे कच्चा आंगन था जिसमें बड़े बड़े फलों के वृक्ष थे जो बिना किसी देखभाल के भी मौसम अनुसार फल दे रहे थे। हाँ, ये बात और थी कि उन फलों का लुत्फ आसपास के रहने वाले बच्चे ले रहे थे। सालों घर खाली रहने की वजह से वहाँ काफ़ी जंगली पौधे उगे हुए थे। रिया ने माली की मदद से उन जंगली पौधों की जगह रंग बिरंगे फूलों को लगवा दिया। 3 दिनों के बाद साफ सफाई हो गई और वो घर मेरे रहने लायक बन गया और मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। सारा दिन खाली होता था, बस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा लिखता रहता था। रिया कॉलेज के बाद वहाँ आ जाती थी और शाम होते ही हम दोनों सैर करने निकल जाते थे। उन दिनों पतझड़ का मौसम था। रिया ने मुझसे पूछा, आनंद, तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है? ऐसा कोई खास नहीं, बस सभी मौसम अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। नहीं, अगर एक को तुम्हें चुनना पड़े तो कौन सा चुनोगे? तो फिर बसंत। पृथ्वी पर नए जीवन का आगमन होता है, वृक्षों पर नए नए पल्लव पल्लवित होते हैं, चहु और धरा फूलों से सज जाती है, आमों पर बौर आ जाते हैं और उस कोयल की मधुर आवाज, आहा क्या बात है। सखी देखो बसंत ऋतु राज आया, शिशिर अंत भयो सखी, नव कौपल पुलकित मन भाया। ओह कविराज जागो, गोधुली बेला होने वाली है, वापस घर को जाना है। हाँ चलते हैं वापस, पर तुम भी तो बताओ तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे तो पतझड़ बहुत पसंद है। आनंद देखो, इन झरे हुए पत्तों को संगीत के स्वर छुपे होते हैं इनमें। वो कैसे?
देखो ऐसे। और रिया एक एक पैर उन पत्तों पर रखती। पैरों में पहनी उसकी पायल के घुंघरू बज उठते और झरे हुए पत्ते उसके पैर पड़ते ही चरमरा उठते और वो धीरे धीरे एक एक पैर उन पर रख कर चलती रहती। आनंद, अगर पतझड़ नहीं होता तो क्या बसंत आगमन होता? उस वक्त मैंने रिया को कुछ नहीं कहा। वो सूखे पत्तों पर चलने में मस्त थी और मैं उसे देखने में। दिन अच्छे बीत रहे थे, बिना ये जाने कि भविष्य हम दोनों के लिए क्या लेकर खड़ा हुआ है। पालमपुर आने के बाद आप अपने घर दोबारा नहीं गए? गया था शालू जी। मैं अपने घर वालों को और दुखी नहीं कर सकता था। खैर, अब तो पापा भी कुछ नहीं कहते थे। माँ तो पहले से ही कुछ नहीं कहती थी। दादी और दादू से मिले बगैर मैं रह नहीं सकता था, तो उनसे मिलने में जाता रहता था। घर छोड़ने के बाद जब पहली बार वापस घर आया था तो दादी के लिए रिया की खूब सारी तस्वीरें खींच कर लाया था। और आप जानती हैं शालू जी, रिया की तस्वीर देखते ही दादी ने क्या कहा, इस लड़की के लिए घर बार छोड़कर बैठा हुआ है। अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं भी यही करती। और दादू बाहर आंगन में बैठकर सब सुन रहे थे। वहीं बैठे बैठे बोले, ये बात तो मैं इसके बचपन से कह रहा हूँ नितिन, अपने बच्चे के भविष्य को बचाना है ना, तो इसको दादी की छत्र छाया से दूर रखियो। बिल्कुल अपनी दादी पर गया है ये। पर मेरी बात सुनता कौन था? अब सब मिलकर करो भुगतान। विभोर जी, ये नितिन कौन है? मेरे पापा का नाम है। फिर क्या हुआ? आपने रिया की तस्वीरें सिर्फ दादी को दिखाई? नहीं, दादी को भी दिखाई। दादू ने कुछ तस्वीरों को देखा और कुछ तस्वीरें मैंने माँ के लिए छोड़कर चला आया। फिर दादाजी ने क्या कहा? उनको तस्वीरें दिखाने का एक फ़ायदा तो हुआ। तस्वीरें देखते ही उनको पता चल गया कि तस्वीरें किस कैमरे से खींची गई है। पहले तो दादी से खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, पर फिर वो कैमरा मुझे दे ही दिया। कहने लगे, खींच ले जितनी तस्वीरें खींचना चाहता है, अब हमारे नहीं तेरे दिन है। हमारे बाद भी तो सब कुछ तेरा ही होने वाला है, तो अपने हाथ से क्यों नहीं तुझे देकर जाऊं? हाँ, मैं जानता था शालू जी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। दादी अपने मन की बात कह देती थी, पर उनके प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। शायद इसीलिए कि इतने साल आर्मी में रहे। अब तो मेरे साथ दादी भी रिया से फ़ोन पर बात करती थी। पूरा एक सप्ताह मैं चंडीगढ़ में रहा और फिर वापस आ गया। और आने से पहले दादी ने फिर मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए। सच कहूँ शालू जी, इस बार उनसे पैसे लेते हुए मुझे बिल्कुल शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा। उनसे तो कह रहा था कि मेरा गुजारा हो जाएगा, पर अंदर से जानता था कि कैसे होगा। कोई नौकरी तो थी नहीं मेरे पास। मेरे बहुत कई बार मना करने पर बोली कि तेरे पापा ही देकर गए हैं मुझे। कह रहा था कि जब आनंद आएगा तो उसको दे देना, मुझसे तो लेगा नहीं, आपसे ले लेगा। और मैं वापस आ गया, यानी पालमपुर। जी, पर मन बहुत उदास था। यही सोचता रहता था कि हम कैसे कुछ भी कह देते हैं अपने माता पिता को, और वो है कि औलाद कुछ भी कह दे पर उसकी चिंता करनी कभी नहीं छोड़ते। रिया ने मेरी परेशानी भांप ली थी। मुझे तसल्ली देने लगी कि वो कुछ ना कुछ मेरे लिए ज़रूर करेगी। पर क्या, अपने पापा से वो बात कर नहीं सकती थी। माँ थी नहीं उसके पास जिससे वो अपने दिल की बात कह दे। देखा जाए तो हम दोनों ही अपनी अपनी परेशानी से जूझ रहे थे। विभोर जी, रिया अकेली अपने पापा के साथ रहती थी। उसकी मम्मी, वो कहाँ थी? शालू जी, उसके मम्मी पापा दोनों अलग हो चुके थे। उसके पापा वकील थे, माँ डॉक्टर थी, जो कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा हासिल करना चाहती थी। वो यहाँ पालमपुर में ना रहकर दिल्ली शिफ्ट होना चाहती थी, और उसके पापा यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहते थे। इसी खींचातानी में एक घर से दो घर बन गए। उसकी मम्मी अपने बेटे यानी रिया के भाई को अपने साथ लेकर दिल्ली चली आई और वहाँ शिफ्ट हो गई। और उसके पापा रिया को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, तो वो यहाँ अपने पापा के पास रह गई। वो बहुत छोटी थी जब ये सब हुआ। शायद इतनी छोटी कि अलग होना क्या होता है वो नहीं जानती थी।
बस रिया को ये याद था कि एक दिन उसकी मम्मी अलमारी से अपने और उसके भाई के कपड़े निकालकर सूटकेस में जा रही थी और उसने पूछ लिया, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? रिया, तुम नहीं, हम जा रहे हैं, तुम यहीं अपने पापा के पास रहोगी। उसके बाद पीछे मुड़कर ना उन्होंने देखा और ना ही उसके पापा ने। ये तो शुक्र था कि रिया के दादा दादी यहीं पास में रहते थे। रिया की खातिर वो अपना घर छोड़कर उनके घर आकर रहने लगे। बेटे की गृहस्थी बिल्कुल बिखर गई थी। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से अलग हो गई। हम दोनों की परिस्थितियाँ बेशक अलग अलग थी, पर रिया और मेरे बचपन में ये बात बिल्कुल कॉमन रही कि मैंने और रिया ने अपना बचपन अपने बड़ों की छत्र छाया में गुजारा। इसी बीच हमारा खाना आ गया और हम दोनों की बातों का सिलसिला वहीं रुक गया। हम दोनों का खाना ख़त्म हो चुका था और हम दोनों ही चुपचाप बैठे थे। उस वक्त जो कुछ भी रिया की ज़िंदगी में चल रहा था उसे मैं आज महसूस कर पा रही थी। चले, उन्होंने बस इतना ही कहा और मैं उठ खड़ी हुई। ना वो कुछ कह पा रहे थे और ना मैं ही कुछ कह पा रही थी। कुछ पूछने की स्थिति में हम दोनों ही नहीं थे। एक छोटी सी बच्ची का बचपन बिन माँ के कैसे गुजरा होगा मैं समझ सकती थी। रिया के पास माँ नहीं थी और मेरी बेटी नीतू के पास उसके पापा। नीतू अपने बचपन में अपने पापा की कमी हमेशा महसूस करती थी। ये बात और थी कि जब भी मैं राकेश की बात करती थी अपनी बातों से मुझे ही समझाने लग जाती थी। जो भी उसकी ज़िंदगी में उस समय चल रहा था वो कोई कहानी नहीं थी, एक इंसान की ज़िंदगी की सच्चाई थी, और ऐसी सच्चाई जिसे मैं कब से जानना चाहती थी, पर अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे पूछूं कि अब आगे की कहानी क्या है। विभोर जी, नहीं, मैं उनसे ये सब नहीं कह पाऊंगी। मैं कल वापस चली जाऊंगी। उनके जख्मों को मुझे और नहीं कुरेदना है। पता नहीं कितने सालों से ये गम अपने अंदर छिपाकर बैठे हुए हैं और अब वो सब मेरे साथ अपनी रिया का दुख बांट रहे हैं। वो रिया जिसकी वजह से उन्होंने उस वक्त अपना घर तक छोड़ दिया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा गला रुंधा हुआ था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कहाँ चलना चाहेंगी आप, जहाँ आराम से बैठकर हम बात कर सकें? विभोर जी, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। इतने सालों के बाद तो मैं आज बोला हूँ और आपने अभी से कह दिया कि मुझे नहीं सुनना है। आज से पहले आप जैसा कोई नहीं मिला जो रिया से बिना मिले ही इतना जुड़ा हो। आपका हक बनता है जानने का, ये जानने का कि जो भी उसके जीवन में हुआ है। ऐसा मत कहें। ये कहकर मैं उस वक्त रोने लग गई। शालू जी, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। देखिए, आते जाते लोग हमें देख रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भाई, थोड़ी बहुत रेपुटेशन अपनी भी है। हाँ, और वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे मुझे हंसाने का। चले फिर वहीं चलते हैं जहाँ रिया आपसे पहली बार मिली थी और हम दोनों उसी बेंच पर आकर बैठ गए थे। उस दिन मैं घर पर ही थी और वो भी घर पर थे और रिया एक अखबार की कटिंग लेकर आई। आनंद, देखो, क्या ये मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है बताओ? पहले लिखना तो छोड़ो। यहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक संपादक की ज़रूरत है जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं को जानता हो। क्या विचार है तुम्हारा? सोचने तो दो। सोचना क्या है? मेरे हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तुम जानते हो कि वैसे यहाँ तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलनी, जो मिले उसी से स्टार्ट तो कर लो। रिया, ऐसे कैसे कुछ भी कर लूँ मैं? घर वाले पूछेंगे तो क्या कहूँगा मैं? आनंद, तुम शुरुआत तो करो। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें रखते भी हैं कि नहीं रखते। हाँ, तो पहले से ही नानुकुर कर रहे हो। अच्छा बताओ, इंटरव्यू कब है? परसों है, सुबह 9 बजे। अपने बायोडाटा के साथ पहुँच जाना वहाँ पर। ठीक है, चला जाऊँगा। कुछ खाया तुमने? हाँ, खा लिया। वैसे बताओगे क्या खाया? अब यार, जो आता था बना लिया। चाय के साथ ब्रेड बटर, वही खाया था मैंने। वो तो नाश्ता हुआ ना। लंच में क्या खाओगे? वो मेरी मम्मी आ रही है चंडीगढ़ से, मेरे लिए आलू के पराठे बनवाकर वो खाऊंगा। क्या सच में आंटी आ रही हैं? रिया, तू बस कर। आनंद,
जब मैं कहती हूँ मैं अपने घर से खाना ले आऊंगी, तुम वो भी नहीं मानते। ऐसे कितने दिनों तक ब्रेड बटर खाकर गुजारा करोगे? रिया, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तुम पहले ही मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो, और जो तुम मेरे लिए कर रहे हो उसका क्या? आराम की ज़िंदगी चल रही थी तुम्हारी, मेरे लिए सब ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आ गए। और जहाँ तक बात पापा की है ना, तो मुझे उनसे डर नहीं लगता। इकलौती बेटी हूँ उनकी, मेरी सारी बातें वो मानते हैं। आनंद, अब तुम मेरी ज़िंदगी में आ चुके हो ना, उन्हें हमारे बारे में पता भी चल गया ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कुछ नहीं कहना है। चलो मान लेते हैं वो हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते, सोचा है फिर क्या होगा? मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूछा, होना क्या है? मैंने वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठाना है और यहाँ तुम्हारे पास आकर रहने लग जाऊंगी। और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं होगा तो चंडीगढ़ चली जाऊंगी, तुम्हारे घर, और तुम यहीं बैठे रहना अपने पालमपुर में। मतलब सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा हुआ है तुमने। जबरदस्त प्लानिंग है तुम्हारी। ये बात तो पक्की है रिया, तुम्हारा हो या ना हो, हाँ, अब पालमपुर तो मेरा हो चुका है, क्योंकि मेरी रिया यहाँ रहती है। अच्छा, अगर वो कहीं और चली गई और फिर क्या करोगे? जा सकती हो मुझे छोड़कर तुम? नहीं, कहीं नहीं जा सकती। अगर भगवान भी लेने आएंगे ना, तो मैंने मना कर देना है। भैया थोड़े दिनों नहीं, सालों के बाद आना। अभी तो मैंने अपना जीवन आनंद के नाम कर दिया है, तुम्हारा नंबर काफी पीछे है। रिया, भी भगवान कहाँ से बीच में आ गए हमारे? उसे दूर ही रहने दे अपने से। एक बार तुझे देखकर मैं तेरा दीवाना हो गया, और अगर उसने भी तुझे देख लिया तो मेरा कंपटीटर खड़ा हो जाएगा। आनंद, ऐसे कैसे बोल रहे हो भगवान के बारे में? हाँ, घबराओ मत, तुम्हारा कोई कंपटीटर नहीं खड़ा होने वाला। अच्छा वैसे बताओ, कभी मंदिर वगैरह गए हो? हाँ, बहुत बार गया हूँ। हमारे घर के एक मौजी हैं मेरे अलावा, वो भी दादी का चहेता है, दादी के मायके से आया हुआ है। मंदिरों में मंगलवार को जो बूंदी का प्रसाद मिलता है ना, उसे बहुत पसंद है। मैं काफ़ी छोटा था, वो हर मंगलवार को मुझे घुमाने के लिए मंदिर ले जाता था। मंदिर से बाहर निकलते हुए लोग प्रसाद बांटने लग जाते थे, वो उसको भी खाने को मिलता था। उसके साथ वो मुझे भी खाने को मिलता था। एक दिन दादाजी अचानक से वहाँ से गुजरे, उन्होंने मौजी और मुझे वहाँ खड़ा हुआ देख लिया। वहीं से उसका कान पकड़कर सीधा घर लेकर आए, और जो खातिर उसकी हुई बता नहीं सकता मैं तुमको। मैं तो बच गया बाबा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। पर उस दिन के बाद दादी उसे हर मंगलवार 5.25 रुपए देती थी, जाकर प्रसाद चढ़ा कर आ जा। और हम दोनों जाकर प्रसाद चढ़ाते और खाते थे। मतलब कोई भक्ति भाव नहीं थी, सिर्फ बूंदी के चक्कर में मंदिर जाया करते थे। हाँ रिया, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, मुझे इतनी समझ थोड़ी ना थी। ठीक है, अब तो समझ है ना, फिर चलोगे ना मंदिर मेरे साथ? ये अच्छा है, घूम फिर कर मुझे ही फंसा लिया करो। हाँ, वाह भाई वाह, फंस तो चुके हो आनंद बाबू हमारे जाल में। पूरी जिंदगी अब नहीं निकल पाओगे। हाँ, रिया, निकलना भी कौन चाहता है? ये जिंदगी ले तेरे नाम कर दी, क्या याद करेगी तू भी। शालू जी, रिया मुझे उसी मंदिर में लेकर गई थी जहां आप मुझे लेकर गई थी। हम दोनों वहां मंदिर के तालाब के किनारे बैठे रहे। रिया ने मुझसे कहा, आनंद पूछोगे नहीं मैंने क्या मांगा? मुझे सब पता है, तुम लड़कियां भगवान से क्या मांगती हो। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? अच्छा तो फिर बताओ, क्या मांगती हैं लड़कियां? यही कि हे भगवान, मुझे ऐसा पति देना जो मेरी सारी बातें माने। तुम गलत हो, यहाँ तो तुम बिल्कुल गलत हो गए। आनंद, मैंने ये नहीं माना। लगता है इस बार मैं हार गया। फिर तुम ही बता दो क्या मांगा। क्या मतलब? इस बार मैं हार गया? कितनी लड़कियों के साथ मंदिर गए हो तुम? जाओ, मुझे कुछ भी नहीं बातें करनी तुमसे। अरे रिया, मजाक कर रहा हूँ, मैं इतना भरोसा तो कर ही सकता हूँ ना, और तुम भी इतना भरोसा तो करो मुझ पर यार। अब ये क्या बात है, नहीं बताना तो मत बताओ। और मैं उसे नाराज हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब तुम कुछ भी कह दो,
नाराज मुझे होना चाहिए, पर हो ही नहीं सकती। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ, ऐसे ही चलेगा। मैं ऐसे ही रूठता रहूंगा और तुम मनाती रहना। ये ना बिल्कुल उल्टा हिसाब है। लड़कियां रूठती हैं और लड़का मनाता है। जो भी हो, अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें भी मेरी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। हाँ, बोलो हाँ कि ना? तुम्हें ना तो कर ही नहीं सकती हूँ। बिना जाने तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है मुझे। आनंद, इतना प्यार करती हो रिया मुझसे? वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। आनंद, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अब एकदम से ये कैसा सवाल कर लिया तुमने? तुम सोच सकती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मरते दम तक मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होगा, ये वादा करता हूँ। अच्छा, अब तो बता दो, आखिर तुमने मांगा क्या है? आनंद, मैंने मांगा मेरे आनंद की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और अपने लिए नहीं मांगा? अपने लिए तो मांगा है बुद्धू। बुद्धू कहीं के। तुम्हारी खुशियाँ भी तो मेरे संग ही जुड़ी है ना। तुम लड़कियां ना सच में बहुत चालाक होती हो। घूम फिर कर फायदा अपना ही देखती हो और भगवान को भी चक्कर में डाल देती हो। हाय बच्ची, अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रही। हाय हाय, चल कर पूरी इसकी अरदाश। शालू जी, बस ऐसे ही हमारे दिन गुजरते रहे। रिया हर रोज अपने घर से मेरे लिए खाना लेकर आती थी। मैं मना करता था पर वो मानती ही नहीं थी। कहती थी, तुम सोच सकते हो कि तुम्हें खिलाए बिना ये खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। कभी मुझे अपने सामने बैठकर खिलाती थी तो कभी मुझे खिलाने के बाद घर जाकर खाती थी। कुछ देर तक विभोर कुछ नहीं बोले। वो भी अपने अतीत की स्मृतियों में डूब गए। और फिर क्या हुआ? एक लंबी सी ठंडी सांस भरकर हाँ कहने लगे कि उस दिन मेरा इंटरव्यू था। जाना तो तय था। मैं रिया को किसी भी कीमत पर नाराज़ नहीं कर सकता था। 2 कमरों का ऑफिस था। खैर, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता था। ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। न जाने कहाँ कहाँ से लड़के लड़कियाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। एक एक करके वो सबको बुला रहे थे। आखिर में मेरा नंबर भी आ गया। सिलेक्ट कर लिया गया। अब अपनी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि बिना पूछे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। एक बात बताऊं शालू जी, नौकरी तो मुझे मिल गई, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने किसी और का हक मार लिया हो। रास्ते से गुलाब जामुन खरीदे और घर वापस आ गया। मेरे घर पहुंचने से पहले ही रिया वहां थी और मेरे लिए सरप्राइज पार्टी का इंतज़ाम कर रही थी। टेबल पर मेरी मनपसंद का खाना था। मैंने उससे पूछा, खाना तुमने बनाया है? तो वो हंस पड़ी। कहने लगी, ये सब फिल्मों में होता है। हीरो की नौकरी लगती है और हीरोइन उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। आनंद, मुझे खाना बनाना नहीं आता। घर पर खाना बनाने के लिए छोटू है ना, वही बनाता है। पापा ने तो कभी कहा ही नहीं मुझे कि कुछ सीख लो। हाँ, अगर माँ पास होती तो शायद मुझे भी खाना बनाना सिखा देती। मुझे याद है वो अस्पताल जाने से पहले हम सबके लिए खाना बनाया करती थी। अब ये सब काम तो लड़कियां अपनी माँ से ही सीखती हैं ना। अब माँ ही पास में नहीं रही तो कहाँ से आता मुझे। पर तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे घर आऊंगी ना तब दादी और माँ से सब सीख लूंगी। तुमसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी तुम्हें। पर एक बात बता, तू कह रही थी कि जब तू मेरे घर जाएगी, पर ये तो बता, तू जाएगी क्यों मेरे घर? जब तेरा यहाँ अपना घर है। वैसे एक बात बताऊं, हमारे घर में खाना दादी नहीं मौजी बनाता है। उससे सीखना है तो सीख लेना। आनंद, आपको समझ नहीं आ रहा या मुझे बेवजह सता रहे हो? नहीं यार, सच में समझ में आ रहा है। और तू एकदम से मुझे आपको क्यों बोल रही है? आनंद, सारी उम्र लड़कियां अपने पापा के घर थोड़ी ना रहती है। शादी के ससुराल उनका अपना घर होता है और मैं अभी से प्रैक्टिस करने लग गई हूँ। अब मैं तुम्हें तू नहीं आपको बुला करूँगी। रिया मैडम जी, इतना बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? जैसी हो वैसी ही मुझे बहुत पसंद हो। जैसी भी हो क्या मतलब? तुम शब्दों को बहुत पकड़ती हो रिया। मेरा मतलब है मेरे लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पर वो बदल तो रही थी शालू जी। मुझे पालमपुर में नौकरी करते 1 महीना हो चुका था और घर से आए हुए 2 महीने से ऊपर। पहली तनख्वाह हाथ में आई, गिनती के रुपए थे।
इतने रुपए तो मैं यूं ही खर्च कर दिया करता था। उस दिन पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। मैं अपनी पहली तनख्वाह लेकर घर जाना चाहता था, पर रिया ने मुझसे कहा कि अपनी पहली तनख्वाह से सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर घर जाओ। अब मैं ठहरा बैचलर, अब मैं माँ और दादी के लिए क्या लूँ? समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने रिया को अपने संग चलने को कहा और मैंने माँ और दादी के लिए शॉल खरीदी और रिया के लिए कुछ नहीं लिया। आप सोच सकती हैं मैं उसके लिए कुछ नहीं लूँगा। आपने तो अभी कहा कि दादी और माँ के लिए शॉल खरीदी। उस दिन सिर्फ उनके लिए खरीदारी की। मैं चुपचाप देखता रहा रिया की पसंद क्या है। एक शॉल उसे भी पसंद आ रही थी, उसे वो बार बार उठाकर देखती रही और मुझे कहती कि आनंद देखो ये कैसी लग रही है। मैं बस हाँ हूँ कहकर चुप हो जाता। शॉपिंग के बाद रिया खाने की जिद करने लगी और हमने वहाँ पापड़ी चाट खाई। मुझे आज भी याद है कि बहुत तीखी चाट थी। मैं तो पूरी प्लेट भी ख़त्म नहीं कर सका और वो अपनी प्लेट ख़त्म करके बाद में मेरी बची हुई चाट भी खा गई। मैंने उसे बहुत मना किया कि ये मेरी झूठी है, तुम मत खाओ रिया। पता है शालू जी, उसने ऊपर से क्या कहा, एक दूसरे का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है और मैं कोई मौका नहीं देना चाहती तुमको मुझसे प्यार ना करने का, पर मैंने तो तुम्हारा झूठा नहीं खाया, फिर ये तो एक तरफा प्यार हो गया। तो खा लो, मैंने कब मना किया है? हाँ, कहते हुए अपनी प्लेट आगे कर दी। मैंने एक चम्मच खाया। उफ, इतनी तीखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओह माय गॉड, मेरा मुंह पूरी तरह जल गया, मेरी आंखों और कानों से धुआं निकलने लगा। रिया, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तौबा मेरी तौबा, बहुत तीखा है तुम्हारा प्यार। और उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते उसे खांसी आ गई और फिर उसका जो बुरा हाल हो गया था, बस पूछो ही मत। आनंद, पानी, मुझे जल्दी पानी दो। सामने ही एक दुकान थी, शुक्र था कि पानी की बोतल वहाँ मिल गई। फटाफट से उसे पानी पिलाया और पानी पीकर वो थोड़ा संभली, पर रो रो कर उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया था। सामने ही एक बाग था और मैं उसे वहाँ ले गया। रिया, क्या हुआ? वो बोल नहीं पा रही थी, बस मेरा हाथ पकड़कर रोती रही। शालू जी, उस दिन पहली बार मैंने उसे रोते हुए देखा। काफ़ी देर के बाद वो कुछ संभली और संभलते ही कहने लगी, आनंद, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। फिर क्यों इतना तीखा खाती हो तुम? हाँ आनंद, मैं तो हमेशा से ऐसे ही खाती हूँ, तुम मुझे खाते हुए हंसाया मत करा करो। हाँ, अरे मैंने क्या किया? एक तो तुमने इतना तीखा खिलाया, तुम्हें पता है मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, ना मुझे ये सब खिलाती और ना मेरी हालत देख तुम्हारी हंसी छूटती। आनंद, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब चलें यहाँ से? यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? चलो। मन मारकर उसे उठना ही पड़ा। शालू जी, उसकी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग रही थी। मैंने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे घर छोड़कर मैं भी अपने कॉटेज में आ गया। अगले दिन रिया सुबह मुझसे मिलने नहीं आई। मैं उसकी राह देखता रहा। मेरा उस दिन ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगले दिन ही मुझे अपने घर चंडीगढ़ के लिए निकलना था। काम करते हुए भी बार बार रिया की तरफ ध्यान जा रहा था। पूरा दिन ऑफिस में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दिन में एक दो बार तो फ़ोन आ ही जाता था उसका। हाँ, पर उस दिन उसका एक भी फ़ोन नहीं आया। ऑफिस के बाद मैं फिर उसी दुकान पर दोबारा गया और मैंने रिया के लिए उसकी मनपसंद शॉल खरीदी। उसे अच्छे से पैक करवाकर मैं घर वापस लाया। काफ़ी देर तक मैं रिया का इंतज़ार करता रहा, पर वो नहीं आई। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी उसकी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं बीता था कि जब हम दोनों ने एक दूसरे से ना मिले हो। एक मन कह रहा था उसके घर होकर आ जाऊं, पर मैं अभी तक तो रिया के घर गया नहीं था, तो उसके पापा क्या सोचकर मेरे लिए विचार बनाएंगे। उसके घर लैंडलाइन नंबर मेरे पास था और मैंने उसके घर फ़ोन मिला दिया। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार उसके घर फ़ोन कर रहा था, पर जब से पालमपुर आया था ना, कभी उसे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। रिया सुबह शाम तो मुझसे ही मिलने आ जाया करती थी। खैर, मैंने डरते हुए फ़ोन मिला ही दिया। उधर से जो आवाज़ सुनाई दी वो किसी भी हालत में उसके पापा की आवाज़ तो नहीं थी। मैं समझ गया कि फ़ोन छोटू, उनके नौकर, ने उठाया है। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं?
हेलो छोटू। जी, रिया कहाँ है? उसे बुला दो, मुझे बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं? दीदी को क्या क्या बोलूँ? किसका फ़ोन है? दीदी को बोलो आनंद का फ़ोन है। नमस्ते साहब, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में लेटी हुई हैं। क्यों, क्या हुआ रिया को? साहब वो तो मुझे पता नहीं, पर बड़े साहब किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो हमको समझ नहीं आया साहब, अंग्रेजी में बोल रहे थे। अच्छा, तुम रिया दीदी से पूछ कर आओ ना, क्या वो फ़ोन पर बात करने आ सकती हैं? अगर नहीं तो क्या मैं इस वक्त उससे मिलने आ सकता हूँ? तुम पूछ कर तो आओ प्लीज़। मैं थोड़ी देर में फ़ोन फिर से करता हूँ। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे लम्हे थे। 5 मिनट में मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पूरे 10 मिनट के बाद मैंने फिर दोबारा फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन छोटू ने ही नहीं, रिया के पापा ने उठाया और मैंने अपने बारे में उन्हें बताया और उनसे उनके घर आने के लिए कहा। आकर रिया से मिलने की इजाज़त भी मांगी। आप जानती हैं शालू जी, मुझे उस वक्त लग रहा था कि मेरी बात सुनकर वो मुझे बुरा भला ना कहें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अपने घर आने की इजाज़त दे दी। मैं उस दिन पहली बार उनसे मिलने वाला था। कपड़े बदलकर मैंने रिया का गिफ्ट उठाया और उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा छोटू ने खोला। कुछ झिझकते हुए मैंने घर के अंदर प्रवेश किया। उसके पापा सामने सोफे पर ही बैठे हुए थे। हेलो सर। हेलो यंग बॉय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू, प्लीज़ हैव अ सीट, कहकर वो मुझे सोफ़े की तरफ बैठने का इशारा करने लगे। सर मेरा नाम आनंद है। मैं जानता हूँ, रिया ने आपको मेरे बारे में बताया? मेरे ये कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। नहीं, रिया ने कुछ नहीं बताया। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। मेरी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता होगा। तुम उसे कैसे और कब मिले मैं सब जानता हूँ। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके पेरेंट्स के घर पर रह रहा हूँ। जब मैंने कहा सब कुछ, तो उसमें सब कुछ आ गया। सब कुछ जानते हुए भी आपने कभी रिया से मेरे बारे में नहीं पूछा। अभी मुझे उससे तुम्हारे बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, सबके बारे में मुझे पता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है। अगर मुझे तुम पर ज़रा भी शक होता कि तुम मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर सकते हो, तो बरखुरदार पालमपुर में आने वाले सारे रास्ते तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके होते। तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेरी निगाहें हमेशा रिया पर रहती हैं। उसे कोई किसी तरह से चोट पहुंचाए या कोई उसका दिल दुखाने की कोशिश करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी जान है वो, बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे। मैंने अपनी बच्ची को उसकी आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी नहीं देखा। एक बात और, इस बात की भनक रिया को नहीं लगनी चाहिए कि मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। मेरी बेटी खुश है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर मैं रिया को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और जहाँ तक उसे दुख पहुँचाने की बात है, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। रिया से मिलने आए हो ना? जी हाँ। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।